हाँ जी, तो आप देखें कि जो आपका लॉ गेट के जो पहले 10 नंबर हैं आपके, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। आपके जो सिलेबस में भी पार्ट 1 में ब्रिटिश और अमेरिकन सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक में उन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बताई थी और दूसरे में जनरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है क्या चीज़। जब आप LLB लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जी बैचलर ऑफ लॉ। ऐसा नहीं होता, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है। तो लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन होती है कानून साजी। जहाँ जहाँ जिस इदारे के अंदर कानून साजी हो रही है उसको हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं। जो इदारे भी करते हैं, जो सबसे सुप्रीम लेजिस्लेशन है आपकी दुनिया के अंदर, सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है वो आपकी पार्लियामेंट करती है, क्योंकि वो आपके नुमाइंदे होते हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। ये चाहे आप पाकिस्तान में देख लें, चाहे आप बरतानिया में, चाहे अमेरिका के अंदर, तीनों जगहों पे जो पार्लियामेंट बनी हुई है उसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग अगर पार्लियामेंट कहेंगे, इसको हम लोग फिर यहाँ पर कांग्रेस कह देते हैं। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये निज़ाम इसके साथ मैच इसलिए करेगा कि हम लोग बरतानिया के ज़ेर असर रहे। जब हम आगे चलेंगे आप देखेंगे IPC जो था बाद में PPC बन गया, वो 1860 का है हमारे पास आज भी, वो भी बरतानिया का। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस एक्ट आया वो 1861 में, और उसके बाद अगर लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट वाला देख लें आप तो वो 1872 है। फिर CRPC आपका बनता है 1898 में, CPC 1908 में। तो ये सारे जो आपके पास लॉ मौजूद हैं वो बरतानिया के। तो इन 2 कंट्रीज़ का जो सिस्टम है वो सेम होगा, यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो चेंज है। अगर मैं दोनों को लिखूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो आप इसको ज़रा समझेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अच्छा, इसमें बड़ी हैरान कौन बात जो है वो ये है कि इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 ऐवान हैं। आपसे वो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये जो कैमरल इसको कहते हैं, बाई कैमरल है, मोनो कैमरल है। तो ये तीनों के तीनों बाई कैमरल हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव इस तरह हल होगी कि तीनों बाई कैमरल, तीनों के अंदर आपके पास 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें अपर हाउस जो है वो बड़ा बुरा हाल। अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असेंबली। और इधर जो आपके पास अपर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और सॉरी हाउस ऑफ, बल्कि इसमें हाउस ऑफ, अपर हाउस जो होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इधर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स। इधर आ जाए जी, हाउस ऑफ और रिप्रेजेंटेटिव जो है ये आपका लोअर हाउस हो जाएगा, और इसमें अपर हैंड जो है वो सेनेट हो जाएगा। अब जो मैं बात आपको कर रहा था, हैरान कौन वाली बात ये थी कि जो इनके लोअर हाउसेज हैं, जिनको लोअर हाउस का नाम रखा हुआ है, वो अवामी नुमाइंदों के हाउसेज हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो अपर हाउसेज वही होने चाहिए थे जो आपके यहाँ से MNA सेलेक्ट होकर जाते हैं। जितने भी MNA सेलेक्ट होकर जाते हैं वो नेशनल असेंबली में जाकर बैठते हैं।
वो कानून साजी करते हैं, लेकिन उसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। जिनको MNAs की अक्सरियत की बुनियाद पे पार्टियों को सीटें दी जाती हैं सेनेट की, वो हाउस जो है वो अपर हाउस कहलाता है। वो अवाम के नुमाइंदे भी नहीं होते, वो पार्टी के सिलेक्टेड लोग होते हैं। गो के उनकी भी इलेक्शन होता है, लेकिन वो पार्टी को जितनी मखसूस सीटें मिलती हैं उसकी बुनियाद पे उनका इंतखाब हो जाता है। इसी तरह बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये भी एक एजाज़ी ओहदे हैं। एक अरसे तक जो है वहाँ पर मलका और बादशाह का निज़ाम रहा है, अब भी मौजूद है। 1911 के रिफॉर्म्स के मुताबिक कुछ उनके इख्तियारात कम ज़रूर किए गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक इनको इख्तियारात हासिल हैं, जबकि जो अवाम से सेलेक्टेड लोग हैं वो यहाँ से सेलेक्ट होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स, इधर से अगर आप आ जाएं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका उसी तरह इलेक्शन के ज़रिए सेलेक्ट होता है। और सेनेट आपकी उसी तरह 100 सीट्स हैं। तो अमेरिका के अंदर 50 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? 50 रियासतें हैं। तो 50 रियासतों का 2-2 सीट हर रियासत को मिली है। तो इस तरह टोटल जो अमेरिका के अंदर सेनेट की नुमाइंदगी है वो कितनी है? 100 है, 2-2 सीटें ली गई। पाकिस्तान के अंदर इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज है। पाकिस्तान के अंदर इसमें सूबों को एक ख़ास तनासुब से 14-14 के हिसाब से, फिर उसके बाद मिनॉरिटीज़ की है, टेक्नोक्रेट्स की हैं, फिर आपकी फेडरल जो आपका दारुल हुकूमत है वहाँ की सीट्स हैं। अब 2 डिफरेंस आप समझ लें। पहले ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बाख्तियार है वो वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान के अंदर जो बाख्तियार है वो वज़ीर आज़म है। जो हेड है यहाँ पर, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो अलामती होता है पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है। जबकि अमेरिका के अंदर प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं है, लिहाजा वहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन सारे इख्तियारात जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर है। जब आप इस पार्लियामेंट की फॉर्मेशन की बात करेंगे, तवज्जो करेंगे, जब आप इस पार्लियामेंट की फॉर्मेशन की बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट किस तरह बनी हुई है, इसमें कौन कौन लोग हैं, इसके हेड को क्या कहते हैं, इसमें हेड ऑफ जो स्टेट है उसका चुनाव कैसे होता है, तो जब ये सारी बातें आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कवर करेगा इसको। पार्लियामेंट की फॉर्मेशन से आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हमारी अगर पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे देखते हैं कि नेशनल असम्बली हमारी किस तरह होती है। तो पूरे मुल्क को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में तकसीम किया हुआ है। 342 इसलिए बढ़ गई हैं कि इन्होंने ख़वातीन की कुछ सीटें मखसूस कर दी हैं, अदरवाइज़ इनकी 272 तक जो पहले सीटें होती थी, फिर बाद में इनको बढ़ा दिया गया, 60 सीटें उनकी दे दी गई, ख़वातीन को सीटें दी गई। बहरहाल वो जो मुनासिब एक तनासुब के साथ हर तकरीबन आप देखते होंगे कि हर तहसील से तकरीबन एक MNA सेलेक्ट होता है आपका। इस तरह मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हुई हैं। वहाँ से जब MNA सेलेक्ट होके चले गए, मैं सब इसलिए पाकिस्तान पे आ रहा हूँ, फिर तरतीब वाइज आऊँगा। जब ये MNA चले गए तो वहाँ पर सबसे पहले ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है, हुकूमत साजी होती है। हुकूमत साजी से मुराद ये होता है कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है। इन दोनों जगहों पे वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के ज़रिए होता है। 342 को हाफ कर दें, 171 से बराबर हो जाएगा। 172 सीट्स जो शख्स ले जाता है वो मुल्क का वज़ीर आज़म कहलाता है। उससे जो कम सीटें लेता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाता है। ठीक है, वो लीडर ऑफ हाउस कहलाता है। उस क्योंकि ये हमने नेशनल असम्बली को एक हाउस कहा है, तो लीडर ऑफ हाउस जो होता है एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। इधर भी लीडर ऑफ जो हाउस होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिटेन। में यहाँ पर इंग्लैंड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप लोग क्लियर कर लें कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इनको मिला के आप UK कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो इंग्लैंड एक समझ लें इन
हिस्सों में से एक हिस्सा है, जहाँ स्कॉटलैंड की भी कुछ सीटें हैं। इसकी अगर हम लोग 650 को फर्दर डिवाइड करें तो इसमें स्कॉटलैंड की एग्जैक्टली जिस बात याद नहीं, स्कॉटलैंड की तकरीबन कोई 100+ सीटें हैं और 29 या 30-31 सीटें आयरलैंड की भी हैं। तो ये मिला के जो है ना आपका ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन हो गई, अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ सेलेक्ट हो रहा है। कहाँ से किस तरीके से सेलेक्ट हुआ है? आपके जो नेशनल असेंबली के, अभी हमने सेनेट को नहीं छेड़ा, अभी हमने यहाँ के इनके सदूर को भी नहीं छेड़ा, हमने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात कर, तरतीब से हम जा रहे हैं। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो रहा है नेशनल असेंबली की अक्सरियत से, यहाँ भी हाउस ऑफ जो कॉमन्स है इसकी अक्सरियत से जो सिलेक्ट हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर कहला रहा है। अब आ रहा है अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, तो अमेरिका में यहाँ पर प्रेसिडेंट सेलेक्ट होगा। जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट होगा वो इस तरह होगा कि ये जो आपकी सीट्स गिन के हमने टोटल 538 ये इलेक्टोरल कॉलेजेस कहलाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेजेस को कहते हैं कि आपको मैं यहाँ पर समझा दूँ, पाकिस्तान के सदर को पहले समझ लें तो वहाँ से आपको इलेक्टोरल कॉलेजेस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम पाकिस्तान का सदर की सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग सेनेट का 1 वोट, नेशनल असेंबली का 1 वोट। अब अगर हम लोग इस तरह करें कि सूबाई असम्बलियों के भी 1-1 वोट रख लें तो कभी भी बलूचिस्तान का सदर बन नहीं सकेगा, कभी भी खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनेगा, सिंध का नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा सीटें तो हमारी पंजाब की है। तो हमने इसको तरतीब ये बनाई हुई है कि जो सबसे पाकिस्तान की छोटी असम्बली है वो है आपके बलूचिस्तान की, 68 है तकरीबन सीट उसकी हर मेंबर का 1 वोट होगा। तो तवज्जो रखना, उसके हर मेंबर का 1 वोट होगा। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की इससे डबल हैं तो उसके हर 2 मेंबर का 1 वोट होगा। पंजाब असम्बली की 5 गुना हैं तो यहाँ के 5 लोगों का 1 वोट होगा। यानी इस तरह समझ लें कि चारों सूबाई असम्बलियों को 68 वोट का अख्तियार हासिल है जब सदर का वोट देंगे। ये है, इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेजेस। वोट नहीं कहेंगे इसलिए कि अब यहाँ पर 5 बंदे मिल के 1 वोट बनता है, जबकि बलूचिस्तान की एक असम्बली का 1 मेंबर का 1 वोट है। हमने छोटी असम्बली के बराबर सबको बराबर कर दिया। अब ये बन गया आपका इलेक्टोरल कॉलेज। टोटल मिला के हम लोग कौमी असम्बली की सीटें जमा सेनेट की सीटें जमा तमाम सूबों की, अब तमाम सूबों की वो सीटें नहीं जो ओरिजिनल सीटें हैं, तमाम सूबों की इलेक्टोरल कॉलेजेस को जमा करेंगे तो उसकी जो मेजॉरिटी लेगा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1000 के करीब है, 1000 2 3 10 हैं तो 500 कई वोट जो ले जाएगा तो वो जो है वो पाकिस्तान का सदर कहलाएगा। ये एक इलेक्टोरल कॉलेज का कंसेप्ट समझ आ गया। इधर भी इसी तरह होता है कि मुख्तलिफ, चूँकि यहाँ पर देखें कुछ ऐसी वहाँ पर स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर जिनके पास जो सीट्स हैं, ये सीट्स अब कैलिफोर्निया है 50 के करीब सीट्स हैं और 1-2 रियासतें उनकी हैं जिनके पास 2 से 3 सीट्स हैं। अब इस तरह तो फिर नुमाइंदगी बराबर नहीं होगी, तो वहाँ पर भी इसी तरह इनको एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है कि हर स्टेट को बराबर नुमाइंदगी दी जाती है सदरती इंतखाबात के लिए। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ बनते हैं वो 538 बनते हैं। 538 का मतलब ये है कि 270 वोट लेने वाला कैंडिडेट जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। इनका एक प्रोसीजर है, ये 4 साल का प्रोसेस है इनका। हमारे यहाँ 5 साल, इनके यहाँ 5 साल, इधर 4 साल। 4 साल बाद जो है वो प्रेसिडेंट, और एक पूरा इनका टाइम पीरियड मुकर्रर इनका, हर सेशन में ये 4 साल बाद जो दिसंबर आएगा 20 दिसंबर से इनका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जाके ये तकरीबन 20 जनवरी को 21 या 20 जनवरी को जाके ये अमेरिका का सदर जो हलफ लेता है। वो सारा प्रोसेस इससे पहले अक्टूबर के 2nd वीक में ये कागजात नामजदगी और इलेक्शन का बाकायदा ऐलान हो जाता है। तो अमेरिका का सदर जो है वो 270 वोट लेकर
यहाँ पर ध्यान में रख ले, कोई वज़ीर आज़म नहीं है। इसके साथ जब ये बनता है तो इसके साथ इसका एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन उसके अख्तियारात ना होने के बराबर है। यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था विंस्टन चर्चिल को, उन्होंने एक अपनी किताब में लिखा था कि मैं अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनने की बजाय ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री का टीचर बन जाऊँ बेहतर है, हिस्ट्री का लेक्चरर प्रोफेसर बन जाऊँ बेहतर है, बजाय इसके कि मैं किसी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि कोई इख्तियारात नहीं वाइस प्रेसिडेंट के पास, जिस तरह हमारे पास सदर के पास कोई इख्तियारात नहीं है, क्योंकि जो हमारा असल पूरा का पूरा इख्तियारात रखता है वो वज़ीर आज़म है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहाँ प्रेसिडेंट बन गया। अब प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क को तो नहीं चला सकता, प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क को नहीं चला सकता। अच्छा, यहाँ पर भी क्लियर करते चलें ताकि वो अगली मरले में जब हम लोग दूसरे सेटअप की तरफ आए तो यहाँ पर जो है वो किंग्स और क्वींस के ओहदे जो हैं इन दोनों को क्राउन का ओहदा दिया जाता है। ये क्राउन का कंसेप्ट है बरतानिया के अंदर। क्राउन, किंग्स और क्वींस जो हैं ये एक मलका और बादशाह शुरू से आ रहे हैं, उन्हीं की औलाद से ही ये लोग फिर सेलेक्ट होते आएंगे, आते जाएंगे। तो यहाँ पर ये इक्वल टू प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इक्वल टू प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट। हमारे चूँकि सूबे हैं तो सूबों की एट ए टाइम हुकूमतें बन जाती हैं, मुल्क की हुकूमत एट ए टाइम बन जाती है। जब आप इलेक्शन होता है तो आप देखते होंगे एक आपके पास पर्ची होती है नेशनल असम्बली की, एक होती है आपकी प्रोविंशियल असम्बली की। तो सूबाई असम्बली आपकी और दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी बनी, नेशनल असम्बली। एट ए टाइम 4 सूबाई असम्बलियाँ बन जाती हैं और जो एक वज़ीर आज़म आपका नेशनल असम्बली से बन गया। सदर का इंतखाब हो गया, वो हेड ऑफ स्टेट होता है, ये आपको वहाँ पर तंग करेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। स्टेट की मैं वजाहत कर दूँ, ये इंटरनेशनल लॉ में आएगी, यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है कि स्टेट जो है उसके 4 बुनियादी पार्ट्स होते हैं, 4 अज्जा पर मुश्तमिल स्टेट होती है। पॉपुलेशन, एरिया, सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी एंड गवर्नमेंट, हुकूमत। तो स्टेट जो है वो 4 अज्जा पर मुश्तमिल है, जिनमें से हुकूमत उसका एक जुज़ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट नहीं होता, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। सूबों के जो चीफ एग्जेक्टिव होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जबकि जो सूबों के चीफ होते हैं, हेड होते हैं, हेड ऑफ प्रोविंस जो होते हैं वो गवर्नर्स होते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज आप हो गए। गवर्नर्स जो हैं, गवर्नर्स ये ओहदे हैं आपके एजाज़ी ओहदे, ये इलेक्टेड ओहदे नहीं हैं। इनको वज़ीर आज़म की मुशावरत से सदर तैनात करता है, जिस भी बंदे को कर दे। उसका असम्बली का मेंबर होना ज़रूरी भी नहीं है। इस तरह सदर का भी असम्बली का होना मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन पूरी करता हो असम्बली के मेंबर की, उसके अंदर वो खसूसियात मौजूद हो। अब जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड नहीं है और जो गवर्नर है वो भी इलेक्टेड नहीं है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट, अब मैं आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ आ रहा हूँ। असल गवर्नर और प्रेसिडेंट आपके स्टेट के ओहदे हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ये गवर्नमेंट के ओहदे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सदर का ओहदा अभी बच रहा हो और वज़ीर हुकूमत ख़त्म हो जाए तो वो नेक्स्ट हुकूमत तक भी चला जाएगा, नेक्स्ट तक, जब उसका अरसा पूरा होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हुकूमत के साथ सदर भी चला जाए। जब आप लोग देखा था नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे थे, क्योंकि वो उनका टेन्योर अभी बच रहा था। तो सदर गवर्नमेंट के साथ नहीं चला जाता, सदर हेड ऑफ स्टेट होता है, उसका इंतखाब बाद में एक अलग प्रोसीजर से। ये 2 ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 आप क्लियर कर लें यहाँ पर, ठीक। स्टेट और आपका गवर्नमेंट का जो है क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जब आपकी असम्बली फार्म हो गई, बन गई, कौमी असम्बली बन गई, ठीक है, इधर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन गया। अब वज़ीर आज़म अकेला काम नहीं कर सकता, दोनों जगहों पे इन असम्बलियों को चलाने के लिए भी ओहदे चाहिए।
ये पार्लियामेंट की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। एन उसी तरह होता है जिस तरह वज़ीर आज़म का होता है। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, वही जो हमने इधर बात की थी 342 का हाफ कर लें। वो देखें, दो हम लोग देख रहे हैं कि जो हाउस बन गए, इस हाउस को चलाएगा कौन? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। एन उसी तरह इंतखाब होगा जिस तरह वज़ीर आज़म का हुआ था। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, यहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेगा, यहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेगा, ठीक है, इधर भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स है। और ये स्पीकर जो होता है वो जब उसका ओहदा उसको मिल जाता है तो वो कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है, यानी वो फिर किसी जमात का नहीं रहता, वो फिर पूरी हाउस का चलाने वाला होता है। ये भी याद रख लें, जब कोई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, वज़ीर आज़म चला जाता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रह जाते हैं। वो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करा के, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करा के, नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करा के वो उनको सीट देते हैं। तो हुकूमत जाने के बाद अब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या तैयार करनी है? आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ तैयार करनी है, गौर सुनना। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए एज की क्या शर्त है? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की एज की क्या शर्त है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एज की क्या शर्त है? स्पीकर की क्या शर्त है? स्पीकर की एज के लिए क्या शर्त है? ठीक है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? ये आपकी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव ये बनेंगी आपकी यहाँ तक। हाँ जी, टेन्योर था इनका 5-5 साल, और इधर हमारा यहाँ का 4 साल है। अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, जो दूसरा नंबर पे वोट लेगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। शहबाज शरीफ साहब बैठे इधर, इमरान खान साहब लीडर ऑफ हाउस है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं कि जब पूरे मुल्क के हम महकमों को देखते हैं तो सारे महकमे वज़ीर आज़म नहीं चला सकता। वज़ीर आज़म अपने महकमों में हेल्प के लिए वो एक काबीना तश्कील देता है, तो एक कैबिनेट तश्कील दी जाती है। कैबिनेट, यहाँ भी कैबिनेट तश्कील दी जाएगी। यहाँ भी वज़ीर आज़म कोशिश करता है कि अपनी गवर्नमेंट में से और अपने इत्तेहादियों में से जो एफिशिएंट लोग हैं, समझता है कि इनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो उसको वो डिपार्टमेंट दे देता है। मसलन अगर आप देखें, हमारे पास वज़ारत दिफ़ा है, वज़ारत ख़ारजा है, बड़े उहदों की बात कर रहा हूँ। वज़ीर तालीम होगा आपका, वज़ीर आपके फ़िनांस मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर तिजारत पे है, वज़ीर रेलवे का है, आप देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलहदा हो गई, बल्कि इंफॉर्मेशन पे अलहदा हो गया। तो 15, 20, 30, 25 एक ख़ास मकदार में एक आपकी काबीना बन जाती है। कैबिनेट बन गई, कैबिनेट फार्म हो गई, यहाँ पर नेशनल असम्बली फार्म हो गई, यहाँ पर आपका हाउस ऑफ कॉमन्स फार्म हो गया, इधर आपका जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी आपका फार्म्स हो गया। अब ये जो सेनेट है, जितनी नेशनल असम्बली के अंदर किसी भी जमात की अक्सरियत होगी, उसी रेशो से उसको सीटें दी जाएंगी, वो अपने उतने मेंबर सेलेक्ट करा सकेगा। सेनेट की जो मुद्दत है वो 5 साल नहीं है, 6 साल है। हर 3 साल बाद आधे मेंबरान रिटायर्ड हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि असम्बली जब आए तो सेनेट की उनकी अपनी मर्ज़ी के। अब इमरान खान की हुकूमत आई तो इसमें सेनेट में अक्सरियत जो है वो PMLN की है। क्यों? वो पिछली सेनेट जो आ रही है, मार्च में फिर इंतखाब होंगे तो 3 साल वाले चले जाएंगे, उसमें देखेंगे कि नए लोग जो आते हैं वो साफ ज़ाहिर है PTI से कुछ ज़्यादा आ जाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा इनकी चूँकि अक्सरियत के मुताबिक सीटें दी जाती हैं, तो इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट आई, तो उनके ही लोग ज़्यादा भी बैठे हैं, PTI की अभी आई है। तो सेनेट में एक समझ लें कि सिलेक्शन होती है, वोटिंग उस तरह नहीं होती जिस तरह हमारी ये अवामी नुमाइंदे नहीं होते, बल्कि जमातों की अक्सरियत के, और उसके बाद कुछ टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं, कुछ मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ की हैं, और आपका जो फेडरल 4 सीटें आपकी विफाक की हैं।
तो इनको मिला के जब यहाँ पर आपकी सेनेट तश्कील, यहाँ मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर सेनेट जो है ये आपका हर स्टेट से 2-2 बंदे यहाँ सेलेक्ट होते हैं। हर स्टेट अपने 2 बंदे, इनका अभी इंतखाब नहीं होता। इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थ्रू सेनेट आपकी तश्कील दी जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले भी अवाम से इलेक्टेड लोग नहीं होते, ये एजाजी लोग हैं। इसकी भी एक फर्दर तकसीम है। ये जो 791 है, फिर आप पढ़ेंगे इसमें कुछ सीटें आएंगी, पियर्स कहलाते हैं। पियर्स वहाँ पर एक एजाजी होता है जो आपके बड़े पादरी होते हैं इस टाइप के। तो एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी एक ख़ास फार्मेशन है। स्कॉटलैंड की सीटें कितनी होंगी, आयरलैंड की सीटें कितनी होंगी, फिर इसमें बिशप्स कितने होंगे, हेरिडेटरी पेयर्स कितने होंगे, ये ख़ास मिकदार के तहत इनकी एक फार्मेशन बनी हुई है। हेरिडेटरी कहते हैं विरासत में जो बादशाहों की औलाद आएगी उनके एक ख़ास कोटा मौजूद है। ये अब आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस भी तश्कील दे दिया गया। तीनों के अपर हाउस तश्कील दे दिए गए, तीनों के लोअर हाउस तश्कील दे दिए गए। अब लोअर हाउस के जो हेड्स हैं, यहाँ पर तो ज़ात खुद प्रेसिडेंट ही मौजूद है, इधर प्राइम मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने अब क्या कर लिया, अपनी कैबिनेट भी बना ली है। यहाँ भी कैबिनेट बन गई। अब कैबिनेट के बाद आ जाती है, नेक्स्ट आ जाती है, जब काबीना आपकी बन जाएगी तो फिर आ जाती है कानून साजी, फिर आपकी लेजिस्लेशन शुरू हो रही है। अब लेजिस्लेशन का प्रॉपर तरीका देख लें। लेजिस्लेशन का तरीकाकार ये होता है कि मसलन आपने एक बिल पास करना, मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आप कहते हैं कि 9th 10th को अलहदा करें हम लोग सिलेबस को, इस बिल को आप पास करना चाहते हैं। ये वज़ीर तालीम अपनी राय रखेगा सारी काबीना के सामने, भी हम ये चीज़ करना चाहते हैं, आप लोगों की क्या तजावीज़ है। वो जब सारा कुछ करने के बाद एक समरी मंजूर करेंगे तो वो जाके कौमी असम्बली में पेश करेंगे बहस के लिए। उसमें अपोजिशन के कुछ एतराज़ात भी आएंगे, उनमें कटौतियाँ भी होंगी, कुछ अमेंडमेंट भी होंगी, इसको इस तरह कर लें, इसको इस तरह कर लें, जहाँ अपोजिशन राज़ी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। जब आपका वज़ीर आज़म बनता है तो सिंपल मेजॉरिटी से बनता है। अब मर के बना है, इमरान खान जो बना है तो बड़ी मुश्किल से इसके पास 172 की मेजॉरिटी है, इनके 184 83-84 है। कानून साजी के लिए इसको चाहिए, अगर आप इसको 2/3 कहते हैं तो तकरीबन 342 का जो 2/3 बनेगा वो 13-26, कम अज़ कम 226 मेंबर चाहिए। अब 226 मेंबर आपके पास होते नहीं हैं, लिहाजा आपकी कानून साजी नहीं हो सकती होती जब तक अपोजिशन को शामिल नहीं करेंगे। बजट भी हद तक आपका पास नहीं हो सकता होता। अब आपको अपोजिशन को साथ लेंगे तो सबसे पहले जो है ये कौमी असम्बली के अंदर ये बिल ज़ेर बहस लाया जाएगा। हमारे यहाँ तो ये जो तरीक़ाकार है, मैं फिर इसका तरीक़ाकार आप बताता हूँ। ज़ेर बहस लाया जाएगा, उसके बाद स्पीकर पूछेगा कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग इसके अगेंस्ट है। अगर ज़्यादा फेवर में होंगे तो ये कौमी असम्बली से पास हो जाएगा। कौमी असम्बली से पास होने के बाद ये फिर चला जाएगा सेनेट में, फिर उसी तरह सेनेट में बहस होगी। सेनेट में फिर इसमें से कुछ कटौतियाँ होंगी, कुछ होंगी। अगर वहाँ भी अक्सरियत से ये पास हो जाता है तो फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा सिग्नेचर के लिए, फाइनल सिग्नेचर के लिए। जब वो फाइनल सिग्नेचर हो जाएंगे तो उसके बाद वो मुल्क का जो है नया आइन बन जाएगा। इधर थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, इधर रीडिंग होती हैं। यहाँ पर एक जो मिनिस्टर जो जिस भी शोबे का मिनिस्टर चेंज लाना चाहता है वो आके सबसे पहले लाउड रीडिंग करेगा। सब वही पहले तो वही काबीना से मंजूरी होगी, रिकमेंडेशन होगी पहले आपकी काबीना से, कैबिनेट से, फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग के बाद बहस होगी, उसमें से वही सूरत हाल है कि ऑब्जेक्शंस आएंगे, फिर सेकंड रीडिंग आएगी। सेकंड रीडिंग में भी उसी तरह असम्बली को पूरे को मान जाएगा ये कट कटो के बाद ये चीज़ अब फाइनल बन रही है, इस पर कोई इतराज़ात तो नहीं। जब नहीं होंगे तो फिर थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग होगी। उसी तरह 2/3 अक्सरियत से वोटिंग के बाद वो चला जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे फिर वही प्रोसीजर दोहराया जाएगा। अब जब यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो फिर क्राउन्स के पास, किंग के पास चला जाएगा फाइनल सिग्नेचर के लिए, वो बरतानिया का आइन बन जाएगा। इधर सेम प्रोसेस रिपीट होगा जो बरतानिया में होता है, लेकिन यहाँ पर फिर जो अप्रूवल होगी फाइनल वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देगा। अब ये एक चीज़ ध्यान में रख लें, ये रिटर्न आइन है, ये रिटर्न आइन है,
ये रिटर्न आइन नहीं है, बरतानिया का आइन रिटर्न नहीं है। 280 अभी हम पढ़ेंगे इसके, 280 हमारी टोटल जो हमारे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान का जो आइन के 280, ठीक है। इसमें जो अमेंडमेंट हो चुकी हैं तकरीबन 26-27 हो चुकी हैं। अमेरिका के अंदर भी तकरीबन 26-27 के करीब अमेंडमेंट हो चुकी हैं। इनका आइन जो है ये भी बहुत छोटा आइन है, अमेरिका का है रिटर्न लेकिन छोटा आइन है ये। फिर आप इसमें जो आप जो लोग याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये देखेंगे कि अमेरिका का जो आइन है, सबसे पहला आइन कब पेश हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो हम आइन पढ़ेंगे वो बुनियादी तौर पर 6 आइन हैं। एक्चुअली आइन की जो हालतें हैं वो 6 तकरीबन हैं। सबसे पहले 1935 के इंडिया एक्ट में तरमीम, 1947 का जो अबूरी आइन है वो हमारा मुल्क का पहला आइन है। ये पिछली दफ़ा ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन हुई थी स्टूडेंट्स को। 1947 का प्रोविजनल जो आइन है वो जो 35 में से हमने कोई तरमीम करके लगाया था। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 का आइन नहीं है। अब चूँकि ये तो पाक स्टडी के स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो और बात होती है। अब आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ के स्टूडेंट ध्यान में रख लो कि सबसे पहले जो अबूरी आइन, ठीक है, प्रोविजनल आइन कहते हैं इसको, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 आपका पहला आइन है। फिर आपका 1949 में करारदाद मकासद पेश होती है, वो भी एक आइन की हालत है कि हम मुल्क को चलाएंगे किस तरह। फिर जब हम 1956 का आइन बनाते हैं तो उसकी दिबाचे में, उसके शुरू में हम करारदाद मकासद को शामिल कर देते हैं, चाहे वो 62 का है, 56 का है या 73 का है, तीनों में हम उसको शामिल कर देते हैं। तो अगर चले 35 वालों को पीछे रख लें तो 5 तो सीधे से बनते हैं 1947 का, ये भी आइन है, आइन की हालत है। 1949 की करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 56, 62, 73। आपने अब याद ये करना है कि ये किस तारीख को मुल्क में लागू हुए। 1935 का तो याद रख लें, मैं एक अफसाना पढ़ रहा था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात है, मंटो का अफसाना पढ़ रहा था। 1 अप्रैल को ये आइन लागू होना था और वो दुनिया तब्दील हो जानी थी। वो एक बड़ा ज़बरदस्त अफसाना है, वो लंबी बहस है। 1 अप्रैल को वो आइन जो है वो मुल्क में लागू हुआ। बाकी जो आइन हैं उनको ज़हन में रख लेंगे कि ये भी ऐसी डेट्स पे मुल्क के अंदर लागू हैं जो आपकी फेमस डेट्स हैं। 14 अगस्त और 23 मार्च को ये 56 और 62 और 73 के आइन, इनमें डेटें आप चेक कर लेंगे। इनको ये मुल्क के अंदर नाफिज हुए, फिक्स डेटों को नाफिज उन्होंने किया मुल्क के अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की तरफ हम जब जाएंगे तो वो पढ़ेंगे। इस वक्त ये बताना ज़रूरी था कि ये आइन जो है इनका हमारा रिटर्न, इधर रिटर्न, ये चीज़, ये आइन चलता है 4 चीज़ों पे, 4 से 5 चीज़ों पे चलता है। सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट आ जाती हैं, जो सबका फैसले, सबका जो पीछे से आ रहा है एक निज़ाम, उसमें कोर्ट्स के जो फैसले हैं प्रेसिडेंट उसके मुताबिक चलता है। कस्टम्स पे चलता है, ट्रीटीज़ पे चलता है जो ये माहदे करते हैं, और फिर इनके कुछ एक लिहाज से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिस तरह मैग्ना कार्टा है इनका सबसे बड़ा, 1215 में सबसे ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपकी मैग्ना कार्टा की देंगे डेट, किस डेट किस साल ये मुल्क इसमें ये बना। तो मैग्ना कार्टा, हर आइन को बड़ा आइन जो बने तो उसको कहते हैं इसकी हैसियत मैग्ना कार्टा की किसी है। मुराद ये होता है कि मैग्ना कार्टा शुरू का आइन था। अब ये आपकी हम पहुंच गए स्टेप वाइज, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बन गया, कैबिनेट बन गई, कानून साजी हो गई। ठीक, यहाँ तक पहुँच गया ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इनकी सिस्टम्स को देख लें कि मुल्क के अंदर सिस्टम कितने काम कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिस्टम्स के अंदर कंट्रोल क्या है। 3 टोटल सिस्टम होते हैं हर मुल्क के अंदर तकरीबन। एक को कहते हैं जी आप लेजिस्लेटिव, एक को आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप आम अंदाज में आप आम चीज़ों में कहते हैं जी जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। इंतज़ामिया, अदलिया, मुकन्ना। इंतज़ामिया, अदलिया, मुकन्ना, ये 3 बड़ी ताकतें हैं।
आ रही जहन में। अब इंतज़ामिया पे जब हम बात करते हैं तो इंतज़ामिया में आपकी पुलिस भी आ जाती है, आर्मी भी आ जाती है। जुडिशरी पे बात करते हैं तो एक पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मैं जुडिशरी पे भी पहले आ रहा हूँ ताकि तीनों को आपको क्लियर कर देंगे ये तीनों क्या है, और इसके बाद ही आपका ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पे हम दूसरा लेक्चर रखेंगे। तो हमारे यहाँ जो कोर्स का सिस्टम है वो 4 स्टेप हैं इसके। तहसील लेवल पे आपकी जो कोर्स है वो सिविल कोर्स कहलाती है। सिविल कोर्स होती है, उसमें सिविल मैटर्स के लिए जो जज बैठा होता है, सेम जजेस वही होते हैं। तो अगर वो सिविल मैटर्स को डील करता है सिविल जज कहलाता है, अगर वो क्रिमिनल को डील कर रहा है तो उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। एक जज को अख्तियार दे दिया जाता है जतोई का थाना या मीरज़ार का थाना या दोनों थाने, तो वही जज मजिस्ट्रेट का दर्जा रखेगा जब वो क्रिमिनल मैटर को, जो सुबह थानेदार पुलिस वाले अपनी सारी मिसलें लेके जाएंगे, वो मजिस्ट्रेट कहलाएगा। इससे अपर स्टेप है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जिस तरह हमारी सेशन सिविल कोर्ट्स हैं, इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अब जो सिविल मैटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास होंगे, जो क्रिमिनल मैटर्स होंगे वो सेशन कोर्ट्स के पास होंगे। तो वो कहलाएगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये एक नहीं है, इनके बंदा एक है, इसके पास अख्तियारात 2 है। लोग समझते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एक चीज़ है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो। इधर लिखा होता है सिविल प्लस सिविल जज कम मजिस्ट्रेट, मतलब सिविल जज भी है मजिस्ट्रेट भी है। वो जो होगा आपका वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा। मुराद ये कि सिविल मैटर्स देखेगा और क्रिमिनल मैटर्स भी देखेगा। ये अब आगे जा रहे हैं, नीचे से हमारा मामला चला था। हमारी प्रोसीजरल जो कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट्स होती हैं, जो प्रोसीजरल, जहाँ पे प्रोसीजर चलता है, विटनेसेस आते हैं, गवाह, ये सारा प्रोसेस चलता है। आगे अपीलें चल रही हैं। इससे ऊपर अगर चले जाते हैं फिर हाई कोर्ट आ जाती है। हाई कोर्ट्स ने फिर मुख्तलिफ सहूलत की खातिर मुख्तलिफ डिवीजन में अपने बेंच बना रखे होते हैं। जिस तरह बहावलपुर बेंच है, आपका मुल्तान बेंच है, लाहौर हाई कोर्ट का। हर सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर उनकी मेन जो होती है वो ऑफिस होता है। और इसमें जो 18वीं तरमीम के तहत इस्लामाबाद के अंदर भी हाई कोर्ट बनाई गई थी। ठीक, हाई कोर्ट के बाद आप ऊपर चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट, आखिरी कोर्ट। ये हमारा सिस्टम है। तहसील लेवल पे हमारी सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सूबाई लेवल पे हाई कोर्ट्स, और विफाक और पूरे मुल्क के लिए सुप्रीम कोर्ट्स। मिलता जुलता प्रोसीजर यहाँ भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस है, आपने ज़्यादा इसकी तरफ जाना है, हमारे अपने मुल्क का जो निज़ाम है इसमें फिर इन कोर्ट्स की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं। इनहेरेंट से मुराद ये है कि नीचे से तो प्रोसीजर आ रहा था, डायरेक्ट रेट भी तो हम दायर करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रेट भी दायर करते हैं। और बाज़ औक़ात किसी मैटर को डायरेक्ट हम किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चले जाते हैं, नीचे से प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, वो उनकी इनहेरेंट हो जाती है। 199 के तहत वो केस को समाप्त कर सकती हैं हाई कोर्ट, और 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट समाप्त कर सकती है अगर उस का केस है। जिस तरह शेख रशीद ने पटिशन दायर की थी नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा में, तो वो डायरेक्ट सिविल कोर्ट्स की बजाय वहाँ चला गया। तो ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है। क्या सिस्टम है? पार्लियामेंट्री जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया। उसमें आपका प्राइम मिनिस्टर आ गया और चीफ मिनिस्टर्स आ गए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्चुअली जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। वो सारी तैनाती वही करता है। चीफ वज़ीर में मशवरा लेगा, चीफ जस्टिस की वही तैनाती करेगा, इधर से आपका जो आर्मी चीफ है उसकी तैनाती भी वही करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे, और तीसरी हमारी आ गई लेजिस्लेटिव। अब ये 3 पावर्स हैं। इधर बरतानिया के अंदर याद रखना कि ये ऑब्जेक्टिव आएगी, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स का फार्मूला है। क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। कोई पावर किसी दूसरे में मुदाखलत नहीं करेगी। यानी वहाँ चीफ जस्टिस नहीं कहेगा हमारे चीफ जस्टिस की तरह सुप्रीम कोर्ट से उठ के मार्केटें चेक करने आ जाए, किसी मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ पे चेक करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं करते वो।
ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो जुडिशरी का काम है। हमारे यहाँ जुडिशरी लेजिस्लेशन में भी मुदाखलत करती है, हमारे यहाँ जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करती है। जुडिशरी क्या करती है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोक, कभी पार्लियामेंट किसी को बुला लेती है, कभी किसी को बुला लेती है, कभी वज़ीर आज़म को बुला के उनको घर भेज देती है, कभी उनकी इंसल्ट कर रही थी, कभी कुछ कर रही होती है। यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लेता है और लेजिस्लेशन को भी कंट्रोल कर लेता है। जब मुल्क के अंदर मार्शल लगता है तो सुप्रीम कोर्ट भी अंडर, चीफ जस्टिस भी कैद, वज़ीर आज़म की भी छुट्टी। अच्छा, वज़ीर आज़म के पास ताकत आती है, वो इन दोनों को कर देता है। वज़ीर आज़म बैठे बैठे आर्मी चीफ मुअत्तल, आर्मी चीफ मुअत्तल, और इधर से जुडिशरी पे भी प्रेशर डाल के फैसले अपनी मर्ज़ी के। यहाँ पर मुल्क के अंदर हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में निज़ाम इसलिए सेट नहीं हो रहा कि ये तीनों जो पावर्स हैं एक दूसरे में मुदाखलत करती हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस देखेंगे तीनों का, बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर चेक एंड बैलेंस। यहाँ मैंने कहा जैसे सेपरेशन, कोई किसी के मुदाखलत नहीं करेगा। इधर चेक एंड बैलेंस है, हर एक दोनों पे चेक करेगा। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट चेक रखेगी सदर पे भी, पार्लियामेंट पे भी। किसी भी पार्लियामेंट के कानून को यहाँ की सुप्रीम कोर्ट कालअदम करार दे सकती है, किसी भी सदर के फैसले को कालअदम करार दे सकती है। अब आ जाओ सदर, सदर किसी भी पार्लियामान के फैसले को रिजेक्ट कर सकता है, बिल्कुल फुल अख्तियार उसके पास। सदर किसी भी जुडिशरी के बंदे को अपनी मर्जी से अपॉइंट भी कर सकता है, उसको हटा भी सकता है। पार्लियामान की तरफ आ जाओ, पार्लियामान चाहे तो जुडिशरी के किसी भी बंदे को मुअत्तल भी कर सकती है, अपॉइंट भी कर सकती है, और पार्लियामान जिस वक्त भी चाहे वो सदर का मुआखज़ा भी कर सकती है। सदर के ख़िलाफ़ जो है इम्पीचमेंट की तहरीक पेश होती है, तो यहाँ पर इम्पीचमेंट के ज़रिए वो सदर को अपने ओहदे से हटा भी सकती है यहाँ की पार्लियामेंट। तो एक चेक एंड बैलेंस है, हर जो ताकत का महवर है वो दोनों पे चेक एंड बैलेंस रखता है। यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर गुड मोड है। असल हमारा ये सहाफ़त का टॉपिक है, वैसे आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर मिक्सिंग है। ये हमारा तीनों पार्लियामान का निज़ाम है, पार्लियामान का सिस्टम है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने इनकी सीट्स याद रखनी है। अब मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ आ रहा हूँ। नंबर ऑफ़ सीट्स याद रखनी है, यहाँ की नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ रखनी याद की, यहाँ की नंबर ऑफ़ सीट्स, यहाँ की जो अपर हाउस है, लोअर हाउस की बताएंगे, रिटर्न है, रिटर्न नहीं है, कानून इसके यहाँ पर कितने हैं, आर्टिकल हैं, ये रिटर्न नहीं है, वो पूछेगा आपसे रिटर्न है, अनरिटर्न है, क्या है, किस मुल्क का कानून अनरिटर्न है, तो वो ब्रिटिश। इधर रिटर्न है तो इसके भी आपको आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, कितने आर्टिकल्स हैं अमेरिका के। तो ये आपका टोटल जो है तीनों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल कॉन्स्टिट्यूशन का तारुफ है कि बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वो हम पूरी पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, सबसे पहले पार्लियामान खुद बनती है, अपने आप को बनाती है। नए बंदे आते हैं, नए मेहमान आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, कई साल से आ रहे होते हैं, वो एक आके बैठ जाते हैं, तो वज़ीर आज़म बनाते हैं अपना, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनाते हैं, उसी में से फिर काबीना के वज़ीर अपना हलफ लेते हैं, फिर काबीना मिल के कानून साजी करती है, फिर वही मुल्क को चलाती है। यहाँ पर इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट्स जो हमारी जुडिशरी है वो मौजूद होती है। उसका प्रोसीजर आपको तरतीब से बता दिया है, किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये उसके बाद कानून साजी किस किस तरीके से होती है, कैसे मतलब है लोअर हाउस से अपर हाउस की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद सदर की तरफ जाएगा। बाज़ कानून अपर हाउस में भी आ जाता है, अपर हाउस से फिर लोअर हाउस की तरफ आके फिर सदर की तरफ जाएगा। और सदर इतना बेख्तियार है, याद रख लो, कि अगर सदर नहीं साइन करेगा, मसलन अपोजिट पार्टी का आ जाता है, तो वो एक ख़ास टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको अप्रूव समझा जाएगा। और सदर कोई कानून फौरी तौर पर नहीं बन पा रहा तो सदर जो है वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है,
और 120 दिन तक ये आपके ऑब्जेक्टिव में हर साल आती है कि सदर का ऑर्डिनेंस 120 दिन तक वैलिड रहता है। 120 दिन के अंदर अंदर अगर पार्लियामान उस पर कानून साजी कर ले तो वो आइन का हिस्सा बन जाएगा, अदरवाइज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। एक सवाल अभी लोग बहुत से पूछते हैं कि जो कानून शहादत है एक्चुअली वो ऑर्डिनेंस है, सदर ज़ियाउल्लाह का ऑर्डिनेंस है, लेकिन आज तक वो चल रहा है ऑर्डिनेंस। पार्लियामान ने उसको कभी पास किया नहीं किया, उस वक्त की पार्लियामान ने किया था, लेकिन बाद में अब सदर ज़ियाउल्लाह का नाम ही जब ख़त्म कर दिया गया है आइन की किताब से, पार्लियामान के वो जो तस्वीरें वहाँ से हटा दिया गया है, तो फिर कानून शहादत किधर जाएगा? ये भी हमारी ज़िंदगी का, पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें जो कानून बना है वो सिर्फ कानून शहादत बना है 1984 का। इसके अलावा हमने किसी चीज़ को नहीं कुछ किया। हमारा CPC भी वही है, हमारा CRPC भी वही है जो शुरू से आ रहा है, हमारा PPC भी वही है, तमाम चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो जस्ट 10 मिनट का होगा, पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 280 जो आर्टिकल हैं उनकी तकसीम किस तरह है, वो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं या आर्टिकल्स हैं जो आपके पेपर में आएंगे।